हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीसीबी बाबा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विजयनगर एंड बामनी किंगडम्स नामक चैप्टर को। विजयनगर जो है वह भारत के साउथ साइड में आता था। भारत का साउथ साइड किसे कहते हैं? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी निकलती है कर्नाटक से और यह आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, जो महाराष्ट्र से कर्नाटका, कर्नाटका से होते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से ऐसे होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी यह जो दो हैं, यह रायचूर नामक जगह पर मिलते हैं और वहाँ से फिर आगे की ओर बढ़ते हैं एक साथ मिलकर। तो यहाँ पर ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी जो है, इनके साउथ साइड में जो भी पार्ट आता है, उन जगहों को हम लोग कहते हैं साउथ इंडिया। तो तुंगभद्रा नदी के साउथ साइड में वहीं पे क्या होता है, विजयनगर एम्पायर का अराइजमेंट होता है, या फिर वहीं से विजयनगर अराइज होता है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर अराइज होता है और दूसरा है बामनी किंगडम, जो डेक्कन साइड में अराइज होता है। विजयनगर एम्पायर जो है प्योरली हिंदू एम्पायर था और ये बामनी किंगडम जो है ये इस्लाम एम्पायर था। तो अब हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं के बारे में। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। दिल्ली सल्तनत में जब तुगलक डायनेस्टी बैठती है तो उसके जो दूसरे किंग होते हैं, जिनका नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक, इनके समय में इनका जब शासनकाल कुछ 5 या 6 साल बीतता है, उसके बाद क्या होता है, दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे बिखरना शुरू हो जाती है। दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे बिखरना शुरू हो जाती है, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत के अंदर आने वाले प्रांतों और साथ ही साथ उनके जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वह धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। और इसमें आने वाले जो हैं वो होते हैं गुजरात, मालवा, मेवाड़, मारवाड़, कश्मीर। ये सब क्या करते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। और इन स्वतंत्र घोषित करने वाले राज्यों में जो सबसे पहले आते हैं वो होते हैं बंगाल और मुल्तान सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। तो जैसे ही तुगलक डायनेस्टी के समय में मोहम्मद तुगलक जब बैठते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठते हैं 1325 में, और 1327-28 में ये आक्रमण करते हैं साउथ इंडिया की ओर। और 1336 में विजयनगर और बामनी किंगडम्स का अराइज होता है साउथ इंडिया के साइड में। बामनी किंगडम्स डेक्कन की ओर, विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के दक्षिण साइड में अपना विजयनगर एम्पायर बसाते हैं, जिसका कैपिटल होता है हम्पी जो है वो कर्नाटका में है। अब होता क्या है, विजयनगर और बामनी किंगडम्स जो अराइज होते हैं उसकी पूरी डिटेल कहानी सुन लीजिए, कैसे ये लोग अराइज होते हैं। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत पीरियड रहा है, दिल्ली सल्तनत पीरियड यहाँ पे जो लिखा है, यह 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। यह जो है करीब करीब 320 साल तक रहा, जिसमें डायनेस्टी जो राज की हुआ थी ममलुक डायनेस्टी के 2 और नाम, स्लेव डायनेस्टी या फिर इलबारी डायनेस्टी। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट जो रूलर रहा वो खिलजी डायनेस्टी का अलाउद्दीन खिलजी रहा। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, खिलजी डायनेस्टी के जो अलाउद्दीन खिलजी होते हैं वह अपने कमांडर मलिक कफूर को भेजते हैं कहाँ पर, साउथ इंडिया की ओर। कब भेजते हैं, सन 1311 में। 1311 में भेजते हैं। ये क्या करता है, यह होयसल्स, काकातियास, यादवास और देवगिरी। होयसल जो होते हैं वह द्वारा समुद्र के होते हैं, जिनको आज के समय में हलेबीडु कहा जाता है, कर्नाटका के हसन जिले में आता है। काकातियास जो थे वो वरंगल के थे, तेलंगाना साइड में हैं। और जो पांड्यास थे तमिलनाडु में, मदुरै से। इन सबको क्या करते हैं, धीरे इन लोग को एक एक करके बहुत अच्छी तरह से लूटते हैं और इनके बहुत सारे मंदिरों को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। और उसके बाद बहुत सारे मात्रा में घोड़े, हाथी और बहुत सारे मात्रा में धन भी लेकर यह दिल्ली वापस लौट आते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह से छत विछत कर देते हैं। अब इसके बाद कौन आते हैं, खिलजी डायनेस्टी के जो लास्ट वंशज होते हैं वो कौन होते हैं, मुबारक शाह होते हैं। मुबारक शाह को उनके ही वजीर मार देते हैं, जिनका नाम होता है खुसरो खान जो होते हैं ये वजीर होते हैं, जो खिलजी डायनेस्टी के अंतिम वंशज, जो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे होते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के जो वंशज होते हैं, मुबारक शाह, उसको ख़त्म कर देते हैं। मुबारक शाह को मारने के बाद क्या होता है, खुसरो खान क्या होता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जैसे ही ये बैठता है तो खिलजी डायनेस्टी के समय में पूरा भारत एम्पायर जो होता है वह अंडर में आता है खिलजी डायनेस्टी के, जिसके कारण क्या होता है, एक उनका
गवर्नर होता है जिसका नाम होता है गाजी मलिक। गाजी मलिक जो है यह बात जब सुनता है तो क्या करता है, खुसरो खान से बगावत करता है और उससे 2 लड़ाइयाँ लड़ता है, जो बहुत ही जो जिनका बैटल का नाम है बैटल ऑफ सरस्वती और दूसरा है बैटल ऑफ लहरावत। खुसरो खान भाग जाता है, बाद में गाजी मलिक उसे ढूंढकर मार देता है और गाजी मलिक फिर क्या करता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है और तुगलक डायनेस्टी को बसाता है। गाजी मलिक अपना नाम चेंज करके बनाता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325 तक राज करते हैं। 1325 में वो मर जाते हैं। उसके बाद गद्दी पर बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या होता है, जनरल होता है अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और मोहम्मद बिन तुगलक के 2 नाम होते हैं, एक तो है जौना खान और दूसरा जो है वो है उल्लुक खान। मोहम्मद बिन तुगलक जो है यह अपने कमांडर जिसका नाम होता है मलिक ज़दा, इसको भेजता है साउथ इंडिया की ओर, जो कृष्णा तुंगभद्रा नदी के पार में जाता है। और वहाँ पर वो क्या करता है, जितने भी हिंदू रूलर होते हैं सबको मार डालता है, सबका गला काट के वह दिल्ली सल्तनत में लेके आता है। और साथ ही साथ पूरी तरह से जो पूरे उसके एरियाज़ होते हैं हिंदूज़ के साउथ इंडिया साइड में, जो काकातियाज होते हैं, होयसल्स होते हैं, राष्ट्रकूतास नहीं होते उस वक्त, और यादवाज ऑफ देवगिरी होते हैं, और साथ ही साथ पांड्यास जो होते हैं, इन सबको क्या करता है, बुरी तरह से इनका सर काटता है और इनको लेके आता है। और साथ ही साथ इनकी जो स्त्रियाँ होती हैं उस वक्त में क्या कर लेती हैं, जौहर परफॉर्म कर लेती हैं। तब होता क्या है, जो मोहम्मद बिन तुगलक है यह पूरी तरह से ख़त्म कर देता है साउथ इंडिया साइड के सब लोग को। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, विजयनगर और बॉम्बे किंगडम्स को राइज करते हैं। होता कैसे है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो कमांडर होता है मलिक ज़दा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री हुई रहती है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा रिवोल्ट होते हैं, विद्रोह होते हैं। और उस रिवोल्ट में से एक रिवोल्ट करता है कौन, वो करता है उसका चाचा और उसका भतीजा। उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन अभी हम लोग जान गए कि क्या होता है। 1327-28 में मोहम्मद बिन तुगलक भेजता है मोहम्मद ज़दा को, और वो क्या करता है, वह बुरी तरह से साउथ इंडियन किंगडम के सारे हिंदू रूलर के गले काट के उन्हें ख़त्म कर देता है और उसके बाद पूरी तरह से उन्हें खंडहर बना देता है। अब होता क्या है, 1327-28 में ये सब बातें हो गई। उसके बाद आता है 1336 में 2 लोग प्रोमिनेंस में आते हैं, जो होते हैं विजयनगर किंगडम और दूसरे होते हैं बामन किंगडम। और ये बामन किंगडम जो है वो साउथ इंडिया के डेक्कन में अरोज होता है, और विजयनगर जो है वो कहाँ होता है, तुंगभद्रा नदी के साउथ साइड में अरोज होता है। तो हम लोग इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप समझ गए होंगे, 1311 AD, 1327-28 और 1336 AD क्या है। विजयनगर किंगडम 1336 से लेकर 1672 तक रहा। बामनी किंगडम 1347 से लेकर 1526 AD तक रहा। यहाँ पे देखिए विजयनगर किंगडम और बामनी किंगडम्स कहाँ पे हैं वो बताया गया है। देखिए विजयनगर किंगडम है और ये बामनी किंगडम्स है। ये रहा डेक्कन का पार्ट, और ये जो है ये क्या है, तुंगभद्रा नदी के साउथ साइड का पार्ट है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक साइड से और कृष्णा नदी यहाँ महाराष्ट्र से निकली है। कृष्णा और तुंगभद्रा जहाँ पे मिलते हैं वो जगह है रायचूर, और यहाँ पे बीच में जो एरिया दिख रहा है ये है रायचूर दोआब। तो ये यहाँ पे गिरती है, और इसके साउथ साइड में ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, यही साउथ इंडिया है। तो साउथ इंडिया के सारे लोग को मोहम्मद बिन तुगलक के कमांडर मलिक ज़दा द्वारा मार दिया जाता है 1327-28 में। और 1336 में विजयनगर किंगडम और बामनी किंगडम्स फिर से अराइज होता है। ये बामनी किंगडम्स जो है ये प्योर इस्लाम को मानने वाले रहते हैं, और विजय किंगडम जो होता है प्योर हिंदू को मानने वाले होते हैं। तो आगे चलते हैं, विजयनगर एम्पायर के बारे में जानते हैं। विजयनगर एम्पायर को बसाने वाले जो फाउंडर होते हैं वो होते हैं हरिहरा और बुक्का। यह दोनों हैं, यह विजयनगर एम्पायर में फाउंड करते हैं संगम डायनेस्टी को। किसको, संगम डायनेस्टी को। लेकिन जो हरिहरा और बुक्का है इनके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। हरिहरा और बुक्का जो होते हैं वो होयसल किंग्स वीर बल्लाला थर्ड के समय में उसके सेनापति होते हैं। अब ये वीर बल्लाला थर्ड क्या होता है, वीर बल्लाला थर्ड जो है ये होयसल्स किंग होता है। और होयसल्स किंग कहाँ आता था, द्वार समुद्र में। और द्वार समुद्र आज के समय में क्या कहलाता है, हलेबीडु। और हलेबीडु कहाँ आता है, कर्नाटका के हसन ज़िले में आता है हलेबीडु। हासन ज़िले से यह दूर है 27 किलोमीटर। तो इसके अंडर में वीर बल्लाला थर्ड के अंडर में हरिहरा और बुक्का क्या होते हैं, जनरल होते हैं, सेनापति होते हैं। अब होता क्या है, वीर बल्लाला थर्ड क्या करता है, वीर बल्लाला थर्ड होता है किंग। उस समय में क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा होता है। मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा और उसका भाई क्या करते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं। कहाँ पर, गुलबर्गा में, जो कर्नाटका में ही आता है। तो इस रिवोल्ट को कुचलने के लिए क्या करता है, बहुत सारे लोगों को भेजता है, अपनी सेनाओं के टुकड़ों को। तो क्या करते हैं,
वे इससे युद्ध करते हैं लेकिन हार जाते हैं, जिसके कारण जो उसका भतीजा होता है, बागी भतीजा जो विद्रोह करता है, वह आता है वीर बल्ला थर्ड के शरण में। वीर बल्ला थर्ड उसको शरण देते हैं, जिससे कारण मोहम्मद बिन तुगलक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह क्या करता है, वीर बल्ला थर्ड को वीर बल्ला थर्ड के जो सेना होती है वह सब क्या करती हैं, उसको घसीटते हुए मदुरै तक लेके जाती हैं और मदुरै में क्या करते हैं, मदुरै में जो दीवार है वहाँ पर उसकी खाल खींच के उसके अंदर भूसा भर के मदुरै के दीवार पर लटका देते हैं। यह देखकर क्या होते हैं, जो उसके सेनापति होते हैं वह सब बहुत डर जाते हैं और वे सब भी हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं। जी हाँ, हरिहरा और बुक्का जो है ये मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं और यह सब क्या होते हैं, शांतिपूर्वक से वहाँ रहते हैं। लेकिन उस समय के दो संत होते हैं जिनका नाम होता है संत विद्यारण्य और दूसरा होता है सायना। यह दोनों भाई होते हैं और ये दोनों संत के संपर्क में जब हरिहरा और बुक्का आते हैं तो ये सब क्या करते हैं, ये सब मुस्लिम धर्म को छोड़कर वापस हिंदू धर्म को अपना लेते हैं और उसके बाद यह सब लोग एक एम्पायर को फाउंड करते हैं जो होता है विजयनगर एम्पायर और इसका जो कैपिटल होता है वो होता है हम्पी। तो फाउंडर जो होते हैं विजयनगर एम्पायर के कौन होते हैं, वह हरिहरा और बुक्का होते हैं और ये सब कौन सी डायनेस्टी को फाउंड करते हैं, संगमा डायनेस्टी को। और विजयनगर एम्पायर पे रूल करने वाली 4 डायनेस्टी हैं जिसका नाम है संगमा डायनेस्टी, सलुआ डायनेस्टी, तुलुआ डायनेस्टी और अराविडु डायनेस्टी। तो हम लोग यहाँ पर जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं सबका मतलब समझ गए। तो अब आगे चलते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए आपको कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के उस पार में जो साउथ इंडिया है उसके बारे में बतलाया गया है। देखिए यहाँ पे कृष्णा नदी ये बही है और ये देखिए तुंगभद्रा नदी है, ये जाकर मिले हैं यहाँ पर जो रायचूर नाम की जगह है और इनके बीच में आने वाले पार्ट को रायचूर द्वाब कहते हैं और फिर बाद में ये आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो इसके साउथ साइड में जो पार्ट है क्या है, ये साउथ इंडिया है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे संगम डायनेस्टी के फाउंडर या फिर विजयनगर के फाउंडर कौन होते हैं, हरिहरा और बुक्का। हरिहरा और बुक्का जो है यह क्या होते हैं, फाउंडर होते हैं संगमा डायनेस्टी के और विजयनगर एम्पायर के। इनके जो लास्ट रूलर होते हैं वो होते हैं प्रौधा राया। हम लोग ये जो 4 डायनेस्टी जो है उनके बारे में थोड़ा बहुत संक्षिप्त वर्णन 2 मिनट में जान लेते हैं। संगम डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं वो होते हैं प्रौधा राया, जिनका कत्ल कर देते हैं इनके ही कमांडर जिनका नाम होता है या फिर इनके जनरल, सॉरी मैं गलत बोल गया, प्रौधा राया के जो जनरल होते हैं सेनापति वह क्या करते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं और मर्डर करके अपनी ही डायनेस्टी को विजयनगर एम्पायर पे बसाते हैं। लेकिन इनकी डायनेस्टी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती है। देखिए यहाँ पे सलुआ नरसिम्हा देव राय जो होते हैं, इनके समय में 2 इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं। एक तो इनका सेनापति जिसका नाम होता है तलुआ नरसरा नायका और दूसरा जो है इसके बेटे होते हैं। इसके बेटे होते हैं 2, बड़ा बेटा थिम्मा भोपला और दूसरा जो होता है वो होता है नरसिम्हा राया सेकंड। अब होता क्या है, जो सलुआ नरसिम्हा देव राया है, सलुआ डायनेस्टी को बसाने के बाद क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके नाम से डायनेस्टी बनती है। जैसे इसकी मृत्यु होती है तो इसका बड़ा बेटा राजगद्दी बैठते हैं जिसका नाम होता है थिम्मा भूपला। लेकिन थिम्मा भूपला जैसे ही राजगद्दी पर बैठता है तो इसका छोटा भाई जो होता है नरसिम्हा राया सेकंड, ये क्या करता है, इसका मर्डर कर देता है, इसको मार देता है और खुद गद्दी पर बैठने के लिए चल देता है। लेकिन जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो जो नरसिम्हा देव राय के समय के सेनापति होते हैं तुलसवा नारसा नायका और नरसिम्हा राया सेकंड, इन दोनों के बीच में क्या होती है, इन दोनों के बीच में बगावत हो जाता है। क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है, इनके और इनके बीच में क्लैश हो जाता है। नरसा नायका जो सेनापति होता है सलुआ डायनेस्टी का, उसका कहना ये होता है कि मैं सेनापति हूँ और तुमसे ज़्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं राज करने लायक हूँ। लेकिन नरसिम्हा राय बोलता है कि मैं राजा का बेटा हूँ, मैं राज करने लायक हूँ। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो जो देवराय का सेनापति है तुलुआ नरसा नायका, ये जो है ये क्या होता है, यह जीत जाता है जंग और ये हार जाता है। यहीं सुलवा डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है। और फिर ये जो सेनापति होता है देवराय का, सुलवा डायनेस्टी का जो सेनापति होता है वह बनाता है नई डायनेस्टी जो होती है तुलवा डायनेस्टी। और तुलवा डायनेस्टी में जो फाउंडर होते हैं वह होते हैं नरसा नायका, देवराय के ही सेनापति। अब होता क्या है, नरसा नायका के 3 बेटे होते हैं। पहला जो है उसका नाम होता है वीर नरसिम्हा राय का, दूसरा होता है कृष्ण देव राया और तीसरा जो है वो होता है अच्युता देव राया। अब होता क्या है, जैसे ही नायका की मृत्यु होती है तो गद्दी पर बैठता है उसका बड़ा बेटा जिसका नाम होता है वीर नरसिम्हा राया। शासनकाल 1503 से लेकर 1509। उसके बाद उसका भाई बैठता है कृष्ण देव राया और यह विजयनगर एम्पायर का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर है, सबसे बड़ा किंग यही है कृष्ण देव राया, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद
कृष्णदेव राय क्या होता है, इस कृष्णदेव राय का जो बेटा होता है थिरुमलैया राया, इसको जहर देकर मार देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बहुत ही टेंशन में आ जाता है, शॉक हो जाता है और उसकी वजह से इसकी जान चली जाती है। तो उसके बाद गद्दी पर बैठता है अच्युता देवा राया। अच्युता देवा राय के बाद उसका बेटा बैठता है जिसका नाम होता है वेंकटावन। वेंकटावन जो होता है बहुत ही टीन एज में होता है, जिसकी वजह से उसका कत्ल कर देता है कौन, कृष्ण। ये तीनों भाइयों जो होते हैं, ये तीनों जो भाई होते हैं, इनकी जो बहन होती है, इस बहन का लड़का क्या करता है, जिसका नाम होता है सदाशिव राय, यह इसका मर्डर कर देता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो है ये तीनों भाई होते हैं और इनकी जो बहन होती है, इस बहन का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है सदाशिव राय। यह क्या करता है, अपने ही कजिन का कत्ल कर देता है जो अच्युत देव राय का बेटा होता है। तो यहाँ से क्या होता है, कृष्णदेव राय की बहन के बेटे का खानदान चलता है। लेकिन ये सदाशिव राय जो होता है, सदाशिव राय का कत्ल कौन कर देता है, कृष्णदेव राय का दामाद कर देता है। कौन कर देता है, कृष्णदेव राय का दामाद। बहुत उलझन है लेकिन समझिए, कृष्णदेव राय का दामाद जो है सदाशिव राय का कत्ल कर देता है। जो कृष्णदेव राय का भांजा होता है उसका कत्ल कौन करता है, कृष्णदेव राय का दामाद। और वह डायनेस्टी चलाता है अराविदु डायनेस्टी। अब जो दामाद होता है कृष्णदेव राय का, उसका नाम होता है राम राया, और यही लड़ता है बैटल ऑफ टेलीकोटा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, यही लड़ता है बैटल ऑफ टेलीकोटा। टेलीकोटा कर्नाटका में है, मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। तो बैटल ऑफ टेलीकोटा कौन लड़ता है, ये अलिया राम राया जो होता है कृष्णदेव राय का दामाद। और कृष्णदेव राय का दामाद किसे मारता है, कृष्णदेव राय की बहन के लड़के को। तो यहाँ पर कृष्णदेव राय का दामाद फाउंड करता है नई डायनेस्टी जो होता है अराविडु डायनेस्टी। लेकिन इसके समय में क्या होता है, बैटल ऑफ टेलीकोटा की लड़ाई होती है, जिसमें क्या होता है, यह मारा जाता है। और बैटल ऑफ टेलीकोटा का कारण क्या होता है, बुरी तरह से विजयनगर एम्पायर को लूटते हैं। वहाँ के जो स्त्रियाँ होती हैं उनको बहुत बुरी तरह से खात्मा करते हैं उन लोग का। कई लोग जौहर परफॉर्म कर लेती हैं। उसके बाद वो लोग विजयनगर एम्पायर और उसके साथ ही साथ उसका जो कैपिटल होता है उसको बुरी तरह से खंडहर बना के छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद ये लोग राज करते हैं लेकिन पूरी तरह से पतन हो जाता है उसका। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्हीं डायनेस्टी के बारे में या फिर विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर एम्पायर के बारे में क्या बोला गया है, हरिहरा वन, यह क्या होता है, यह रूलर होता है 1336 एडी में। और यह अपने समय में क्या करता है, मैसूर और मदुरई को कैप्चर करता है। मैसूर जो है वह कर्नाटका में है, मदुरई जो है तमिलनाडु में है। इसके बाद सक्सीड करते हैं इनके ही भाई जिनका नाम होता है बुक्कावन। यह 1356 एडी में एम्पायर को लेते हैं, विजयनगर एम्पायर को। और यह है इसको एक्सटेंड कर देते हैं कहाँ तक, जो भारत का दक्षिण छोर है, भारत का जो दक्षिण छोर है वहाँ से लेके जो कृष्णा और जो तुंगभद्रा नदी बही है साउथ में आंध्र प्रदेश में, वहाँ तक ये पूरा क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। इसका मतलब पूरा साउथ इंडिया क्या करते हैं, ये कवर कर लेते हैं अपने समय में। तो रामेश्वरम लिखा है तमिलनाडु, ये भारत का अंतिम छोर है रामेश्वरम। तो ये क्या है, इस हिसाब से एक इंपॉर्टेंट रूलर रहे। उसके बाद विजयनगर एम्पायर में और भी महत्वपूर्ण राजा हुए, जिसमें नाम लिखा है हरिहरा सेकंड, देवराया वन, देवराया सेकंड, देवराया। तो यहाँ पर ये जो ऊपर के तीन नाम है, हरिहरा सेकंड, देवराया और देवराया सेकंड, यह तीनों किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ये संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। कौन से डायनेस्टी से, संगमा डायनेस्टी। और जो कृष्णदेवराया है कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है तुलुवा डायनेस्टी से, तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कृष्णदेवराया के, क्योंकि कृष्णदेवराय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग होता है विजयनगर एम्पायर में, सबसे ग्रेटेस्ट किंग। तो इसके बारे में पढ़ना है। कृष्णदेवराय जो है इसका शासनकाल रहा है 1509 से लेकर 1529 एडी तक। कृष्णदेवराय जो होता है वो तुलवा डायनेस्टी का होता है और सबसे फेमस किंग होता है विजयनगर एम्पायर का। तो यहाँ पर देखिए कृष्णदेवराय के समय में एक पुर्तगीज ट्रेवलर आया होता है जिसका नाम होता है डोमिंगो पेस। क्या नाम होता है, डोमिंगो पेस। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू डोमिंगो पेस। तो यह पुर्तगीज का ट्रेवलर होता है जो गोवा में रुका होता है, और यह ट्रेवल करता है जब विजयनगर एम्पायर की ओर, तो वह कृष्णदेव राय के शासनकाल में देखता है और कृष्णदेव राय के ऊपर ये लिखता है कि कृष्णदेव राय जैसा निडर और साहसी आदमी शायद ही कोई हो सका उसके एम्पायर में। यह लिखा था उन्होंने। अब विजय अभियान कृष्णदेव राय के समय में, कृष्णदेव राय जो थे वो बहुत ही ग्रेट वॉरियर थे। उन्होंने अपने समय में जो शिवा समुद्रम को जीता था, जो 1510 एडी में युद्ध हुआ था। और वह शिवा समुद्रम कहाँ पे आता है, मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में आता है। कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में शिवा समुद्रम आता है, जिसको जीता था किसने, कृष्णदेव राय ने। उसके बाद वह जीतते हैं रायचूर को। रायचूर जो लिखा है एक्चुअल में रायचूर द्वाब है। देखिए यहाँ पर कृष्णा तुंगभद्रा नदी का एकदम साफ इमेज दिखा रहा है। तो कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच में यह जो आपको जगह दिखाई दे रही है, मोस्टली ये गोवा को छोड़कर, मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये रायचूर द्वाब है। द्वाब का मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच की ज़मीन। तो ये जो दो नदियों के बीच की ज़मीन होती है, ये कृष्णा और तुंगभद्रा के नीच में यह बहुत ही फर्टाइल ज़मीन होती है।
जैसे कि नॉर्थ साइड में जो यमुना और गंगा के बीच की नदी है, बीच की जो ज़मीन है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल थी, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत की नज़र हमेशा उसके ऊपर रहती थी, फर्टाइल होने के कारण, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त के समय में मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर था। तो यहाँ पर जो फर्टाइल ज़मीन थी वो कौन थी, कृष्णा तुंगभद्रा के बीच में, जो रायचूर द्वीप कहलाता था। तो रायचूर को जीत लेते हैं 1512 एडी में, और उड़ीसा को जीतते हैं, वारंगल को जीतते हैं। उड़ीसा का जो राजा होता है वह गजपत रुद्र प्रताप होता है, जिसको हराने के बाद जो उनकी जो बेटी होती है जगमोहिनी, उसकी शादी करा देते हैं कृष्णदेवराय से। वारंगल जो तेलंगाना में है 1523 एडी में जीतते हैं। और उसके अलावा लार्ज पार्ट ऑफ द डेक्कन, जहाँ पर बहमनी किंगडम होता है, इनके समय में बहमनी किंगडम हार जाती है इनसे, और यह डेक्कन के बहुत मोस्टली पार्ट पर क्या कर लेते हैं, अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो इन्होंने अपना जो एम्पायर एक्सटेंड किया था वह कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया था, उन्होंने अपना किंगडम एक्सटेंड किया था कृष्णा नदी से लेकर। कृष्णा नदी जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, और कृष्णा भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। गंगा और तुंगभद्रा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा और गोदावरी नदी, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्रा, ये जो तीन नदी हैं। इसके बाद जो सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी जो है वह कौन सी है, कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकली है और आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो कृष्णा से लेकर कावेरी के बीच में जो भी आपको जगह दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, यह सब पार्ट पर किसका राज हो गया था उस वक्त के समय में, कृष्णदेव राय के समय में, कृष्णदेव राय का। तो यहाँ इतना बड़ा उन्होंने अपना एम्पायर फैला दिया था उस वक्त के समय में, जिसके कारण इनको कहा क्या गया था, ये बहुत ही ग्रेट किंग थे। इनके वेस्ट साइड में क्या था, अरेबियन सी था, और इनके ईस्ट साइड में क्या था, बंगाल की खाड़ी थी, और नॉर्थ साइड में जो कृष्णा नदी है वहाँ तक, और साउथ साइड में जो कावेरी नदी है वहाँ तक। तो ये पूरा एम्पायर उनके समय में यह था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। कृष्णा, यहाँ पे देखिए आपको एक और इमेज दिखाई दे रहा है, जिसमें कृष्णा और कावेरी के बीच की ज़मीन को आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कृष्णदेव राय जो था वह एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने अपने समय में जो खेती थी उसको बहुत ज़्यादा महानता दिया, और उसने अपने समय में बहुत सारे टैंक्स और नहर बनवाई इरिगेशन पर्पस, सिंचाई के उद्देश्य से। और उसने अपने समय में नवल पावर को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। नवल पावर मतलब नौसेना जो समुद्र में रहती है, क्योंकि वह समझता था कि ओवरसीज़ के जो ट्रेड होते हैं, समुद्र के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होने का लाभ होता था, जिसके कारण उनके धन प्राप्ति या फिर जो राजा का खजाना होता था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में भरने लगा था। तो वह ओवरसीज ट्रेड की फ़ायदे को समझता था, जिसके कारण उसने क्या किया था, समुद्र जो उसके पोर्ट के आसपास थे उस जगह पर उसने नौसेना का कब्जा करवाया था। और साथ ही साथ उसने दो लोगों से रिलेशन भी बनाए थे, जो थे पुर्तगाली उन लोग से, और साथ ही साथ अरब ट्रेड्स, जो अरब के लोग थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, उन लोग के साथ में, और पुर्तगालियों के साथ में उसने क्या किया था, बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाया था, जिसकी वजह से पुर्तगाली और अरब के लोग ने उसे क्या दिए थे, बहुत सारे बंदूक और साथ ही साथ बहुत सारे घोड़े भी दिए थे, जिसके कारण उसका रेवेन्यू राजकोष क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कृष्णदेव राय के बारे में क्या कहा जाता है, कृष्णदेव राय जो थे वो अपने समय के बहुत बड़े स्कॉलर थे। उनके दरबार में 8 स्कॉलर होते थे, जिन्हें कहा जाता था अष्टदिग्गज, जो उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने समय में कला और वास्तुकला को भी क्या किया, संरक्षण दिया, और अपने समय में बहुत सारे ब्यूटीफुल पैलेस और टेम्पल बनवाए। और इसके अलावा यह कहा जाता है जो विजयनगर एम्पायर था कृष्णदेव राय के समय में, वे जेनिथ ऑफ ग्लोरी मतलब वीरता की चरम पराकाष्ठा तक पहुंच गया था। यहाँ पे देखिए अष्टदिग्गज का नाम लिखा हुआ है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। अलसानी, पेदन्ना और नंदी थिमन्ना, तेनालीरामा, भट्टुमूर्ति, पुराण वीरभद्रा, दुर्जति, मल्लना एंड पाणिजी सुराना। याद रखिए तेनालीराम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल में। तेनालीराम किसके शासनकाल में थे, किस बार में थे, तो याद रखिए तेनालीराम थे वो विजयनगर एम्पायर के कृष्णदेव राय के अंडर में थे, जो तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बैटल ऑफ टेलिकोटा लिखा है। बैटल ऑफ टेलिकोटा देखिए ये कौन लड़ा था, जो मैंने अभी आपको बताया, अदिवुगुर डायनेस्टी के कौन थे, राम राया, जो कृष्णदेव राय के क्या थे, दामाद थे। वो क्या करते हैं, बैटल ऑफ टेलिकोटा लड़ते हैं। बैटल ऑफ टेलिकोटा लड़ते हैं किससे किससे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये सब जो राज्य थे ये एक और हो जाते हैं, और राम राया जो विजयनगर एम्पायर को संभालते हैं वह एक और। इन दिनों के बीच में युद्ध होता है बैटल ऑफ टेलिकोटा, जिसमें क्या होता है, राम राया की हार होती है। राम राया की हार होने के बाद विजयनगर एम्पायर में जितने भी प्रजा लोग होती हैं उन लोग को बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है, बहुत ही जघन्य तरीके से उनका कत्ल किया जाता है, मर्सीलेसली किल्ड किए जाते हैं। और इसके अलावा उनको बहुत बुरी तरह लूट लिया जाता है, और पूरा जो राज्य होता है विजयनगर एम्पायर उसको खंडर में तब्दील करके उसे छोड़ दिया जाता है। और हम युद्ध के बारे में डिटेल अगर पढ़ें तो युद्ध में डिटेल हमको बताया गया है क्या, विजयनगर एम्पायर की ओर से होते हैं राम राया, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है,
बैटल ऑफ टेलिकोटा लड़ा गया था कर्नाटका में। यहाँ पे विजयनगर एम्पायर है और यह सब क्या है, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा। अहमदनगर कहाँ से कहाँ तक आता था? अहमदनगर गुजरात और कर्नाटका के बीच में था। अगर आ, अगर आप मॉडर्न टाइम से कहें तो अहमदनगर जो है वो आज के समय में महाराष्ट्र के अंडर में आता है और वहाँ से निजाम शाही डायनेस्टी जो थे उन्होंने होल्ड किया था, जो विजयनगर एम्पायर की विजयनगर एम्पायर के विरुद्ध लड़ रहे थे। और उसके अलावा उनके साथ कौन थे? बीजापुर कर्नाटका से, जिनका नाम था आदिल शाह, और गोलकुंडा जो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ कुछ पार्टों से मिलकर बना था, वहाँ से थे कुतुब शाही डायनेस्टी के लोग। और बीदर जो डेक्कन पार्ट का था, वहाँ से थे कासिम बरीद और अमीर बरीद। तो इतने लोग मिलकर विजयनगर एम्पायर के साथ में लड़े थे और इन्होंने क्या किया था, विजयनगर एम्पायर के राम राय को हरा दिया था। और उसके बाद उसे क्या किया था, मर्सिलेसली वहाँ के पीपल को किल्ड किया और प्लंडर करके उसे रूइन खंडहर बना दिया। तो यह बैटल ऑफ टेलिकोटा की लड़ाई के बारे में बतलाया गया, जो 1565 AD में लड़ा था। और कृष्णदेव राय के बारे में मैंने आपको बतला ही दिया। कृष्णदेव राय जो थे वह क्या होते हैं, 1529 में ही उनकी मृत्यु जाती है। किसके कारण? उनके बेटे को जहर खिलाने के कारण वो शॉक हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है 1529 में ही। तो यहाँ पर चलिए विजयनगर एम्पायर के ग्लोरीज के बारे में कुछ पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं। क्या था एडमिनिस्ट्रेशन का? विजयनगर रूलर्स जो थे वह बहुत ही उनका अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था वह कौन होता था? किंग होता था। और उसकी मदद करने के लिए, या फिर मैं कहूँ जो किंग होता था, किंग का जो एम्पायर पूरा फैला था, साम्राज्य फैला था, किंग उसको चलाता था। लेकिन उसको चलाने के लिए उसे क्या चाहिए थे? उसको चाहिए थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या फिर कुछ मिनिस्टर्स लोग। तो ये मिनिस्टर्स क्या करते थे, पूरे एम्पायर को संभालते थे और राजा को बतलाते थे। राजा उस पर क्या करता था, आदेश देता था या फिर उससे सलाह लेते थे। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, जो एम्पायर था उसको 6 प्रांतों में बांटा गया था और उस प्रांत के अंदर क्या आते थे, जो एम्पायर था, एम्पायर को बांटा गया था किसमें? साम्राज्य को बांटा गया था प्रांत में। और प्रांत के जो हेड होते थे उसे क्या कहते थे? गवर्नर, या फिर उसे कहते थे नाइक। और प्रांत जो है, प्रांत में बहुत सारे, एक प्रांत में बहुत सारे जिले आते थे और जिले जो थे वह जिले क्या थे, कई सारे गांव में बटे हुए थे। गांव में क्या होती थी, गांव की समितियां होती थी। गांव में ही क्या होती थी, गांव की समितियां होती थी, जिसके अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स होते थे जो हेरिडेटरी होती थी। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है, अगर गांव का जो ऑफिसर है तो उसका बेटा भी क्या होगा, ऑफिसर बनेगा, वही वाला जो वो पोस्ट लिया है। उस वक्त के समय में बहुत सारे लोग थे ऑफिसर गांव में, करीब करीब 4 या 5 ऑफिसर्स होते थे जो गांव के जो अनाज उगते थे तो उसका जो टैक्स बनता था राजा का, उसको लेने का काम करते थे। गांव में बाग बगीचे या फिर सिंचाई से संबंधित कोई बातें होती थी तो उसको देखने का काम करते थे। और साथ ही साथ जो मीटिंग होती थी उसमें जो गांव के हित में बातें होती थी उसको देखने का काम करते थे। तो ये सब ऑफिसर्स होते थे और ये ऑफिसर्स का काम वंश बाय वंश, पीढ़ी बाय पीढ़ी चलते रहता था। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है जो किसी भी आपको बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में नहीं मिलता है, तो यह यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या लिखा है, जो विजयनगर एम्पायर के समय में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वह मेंटेन कांटेक्ट रखता था किससे, विलेज से। देखिए विलेज और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कांटेक्ट बहुत बरोबर रहता था और इसके कांटेक्ट को बरोबर रखने का काम कौन सा ऑफिसर करता था, महानायक चार्या, जो यहाँ पे सबसे लास्ट लिखा है। याद रखिएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और विलेज के बीच में कांटेक्ट आपको बाकी दिल्ली सल्तनत पीरियड में कहीं भी देखने नहीं मिलेगा, या विजयनगर एम्पायर के बीच में दिखता है। और यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और विलेज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट रखता है उस ऑफिसर को क्या बोलते हैं, महानायक चार्या। तो यह यूपीएससी पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आगे चलते हैं, आर्मी के बारे में बतलाया गया है। आर्मी के बारे में क्या बोला गया है, आर्मी जो थी 3 टाइप की थी, पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी पर बैठने वाली सेना। और इसको देखते कौन थे, कमांडर इन चीफ, जो आदेश भी देते थे और साथ ही साथ देखरेख का भी काम करते थे। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, राजकोष कैसे भरा जाता था, राजा का जो खजाना था वो कैसे भरता था। राजा का जो खजाना था वह मेनली भरता था लैंड रेवेन्यू से, जो ज़मीन होता था उसके कर से, उसके टैक्स से। यहाँ पे बतलाया गया है जो फर्टाइल लैंड, जितना लैंड फर्टाइल हो, मतलब जितना ज़मीन उपजाऊ होता था तो उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगता था। जैसे रायचूर द्वाब के इधर जो लोग रहते थे तो वहाँ के ज़मीनों के ऊपर टैक्स थोड़ा ज़्यादा लगता था। और एग्रीकल्चर के हिसाब से एग्रीकल्चर पे बहुत ध्यान दिया गया था उस वक्त में डैम्स और कैनाल्स हर जगह बनाए गए थे। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, न्यायालयिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो सबसे बड़ा जज न्याय के मामले में होता था किंग। और किंग जो है किसी को भी अगर सज़ा देता था तो वह हिंदू के नियमों के अनुसार देता था।
और साथ ही साथ गलती करने वाले को बहुत ही कठोर सजा दी जाती थी, और साथ ही साथ उससे फाइन्स भी कलेक्ट किए जाते थे जो हिंसा को भड़काता था या फिर हिंसा जो करता था। पोजीशन क्या थी वुमेन की उनके समय में? उनके समय में जो वुमेन थी उनकी पोजीशन बहुत ही हाई थी। वह सब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी, वह सब बहुत सारे भागों में हिस्सा लेती थी, जैसे पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, लिटरेरी हो गया। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, सोशल मतलब सामाजिक, लिटरेरी मतलब साहित्य। तो राजनीतिक, सामाजिक और साहित्य, इन सब चीज़ों में विजयनगर एम्पायर के समय में भाग लेती थी। वह बहुत ही हाईली एजुकेटेड होती थी और साथ ही साथ वह युद्ध कला में भी बहुत ज़्यादा कौशल थी। वे अपने आप की आत्मरक्षा करना भी उन्हें आता था और साथ ही साथ युद्ध करने के कौशल में भी ये निपुण थी। संगीत और कला के मामले में भी ये बहुत ही ज़्यादा निपुण थी। और ऐसा बोला गया है कि उनके समय में एक राइटर थे जिनका नाम था नुनीस। नुनीस जो हैं वे बतलाते हैं कि किंग के आसपास की जितने वोमेंस थीं या फिर उनकी जो बीवियाँ थीं, वह जो हैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। कोई तो एस्ट्रोलॉजर भी था या फिर हिसाब किताब का काम भी उनकी बीवी लोग ही संभालते थी, और साथ ही साथ सुरक्षा का काम, और साथ ही साथ उनके आसपास जो उनका बॉडीगार्ड बनने का काम था ज़्यादातर उनकी बीवियाँ ही करती थी। तो इस हिसाब से एक पता चलता है कि उस वक्त में जो औरतों की पद थे वो बहुत ही हाई पोजीशन की थी। यह इस बात से पता चलता है। आगे चलते हैं। सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन उनका कैसा था, यहाँ पे बतलाया गया है। सामाजिक जीवन जो है, विजयनगर एम्पायर के समय में बहुत सारे विदेशी ट्रेवलर आए, उन्होंने अपने बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी जिससे हमें पता चलता है कि उनके समय में चाइल्ड मैरिज, बच्चों का विवाह, और एक पति एक पत्नी से ज़्यादा पत्नियां रखता था, और साथ ही साथ सती प्रथा यह उस वक्त में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। और जो किंग होता था वह धर्म से ऊपर उठकर बातें करता था या फिर धर्म का उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता था। इकोनॉमिक कंडीशन क्या था? इकोनॉमिक कंडीशन यह बतलाया गया है कि विजयनगर के लोग बहुत ही सुख और समृद्ध लोग थे। उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वह क्या था? एग्रीकल्चर था। और इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी उनके समय में थी, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो होती है कपड़े से संबंधित होती है। माइनिंग, उत्खनन। माइनिंग उत्खनन का मतलब जो धातु होता है, धातु की अगर खनन होती है तो इसके ऊपर भी टैक्स लगता था। मेटलर्जी, मेटलर्जी मतलब होता है धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है? धातु कर्म का मतलब होता है धातु का काम। इसका मतलब ये होता है जो धातु होते हैं वह जब ज़मीन से निकलते हैं तो वो प्योर फॉर्म में, शुद्ध फॉर्म में नहीं होते हैं। तो क्या किया जाता है, उस धातु के मट्टी या फिर आप पत्थर या कंकड़ उससे जो अलग करते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं अयस्क। वह क्या कहलाते हैं? अयस्क। अयस्क को आप जब धातु से निकाल दोगे तो वह धातु क्या बन जाता है? प्योर धातु बन जाता है। इम्प्योर धातु में धातु और अयस्क यह दोनों एक साथ होते हैं। अयस्क या अयस्क जो होता है उसे समझ लीजिए पत्थर या मिट्टी या फिर और कोई भी चीज़, जब वह धातु से अलग हो जाता है धातु क्या होता है? प्योर हो जाता है। तो धातु से अयस्क को अलग करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब हिंदी में होता है धातु कर्म, कर्म मतलब काम, तो धातु का काम, धातु में जो काम होते हैं उन सबको क्या कहते हैं? मेटलर्जी। यह सब भी उस वक्त में क्या थे? इकोनॉमिक कंडीशन में आते थे। और साथ ही साथ परफ्यूमरी एक तरह का काम भी होता था। और उस वक्त के समय में कमर्शियल रिलेशन जो है, वाणिज्य व्यापार के रिलेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत सारे देशों के साथ में होता था। जैसे कि यहाँ पर बतलाया गया है मलेशिया, आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइसलैंड। उसके अलावा बर्मा जो आज के समय में म्यांमार, चाइना, अरबिया, पर्शिया, साउथ अफ्रीका, एबिसिनिया। एबिसिनिया क्या होता है? एबिसिनिया यह जो देश है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। जो होता है एडिस अबाबा जिसकी राजधानी है, और इसके अलावा एरिट्रिया, इथियोपिया और एरिट्रिया, ये जो दो जगह हैं इनको ही कहते हैं एबिसिनिया। और इसके अलावा पुर्तगाल, ये जो जगह हैं इनके साथ में ही क्या होता था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। ये जो थे ये देश के बाहर के, मतलब हमारे जो दूसरे देश के थे इन सब के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था विजयनगर एम्पायर का। और यह जो है विजयनगर एम्पायर इनके पास क्या एक्सपोर्ट करता था? इनके पास एक्सपोर्ट करता था स्पाइसेस जिसे कहते हैं मसाले, सेरल्स जो होते हैं दलहन, कॉटन, सिल्क, ओपियम, इंडिगो, सीपल्स, सेफ्रॉन, सेफ्रॉन मतलब केसर, ओपियम, अफीम, जिंजर, अदरक, शुगर, चीनी, कोकोनट, नारियल, और भी बहुत सारे, सिल्क, रेशम, कॉटन जो रुई होती है। तो ये सब सारी चीज़ें विजयनगर एम्पायर बाकी सारे विदेशों के साथ में क्या करता था? एक्सपोर्ट करता था। और इंपोर्ट क्या करवाता था? इंपोर्ट करवाता था हॉर्सेस, एलिफेंट्स, कॉपर, कोल, मर्क्यूरी, चाइना, सिल्क, वेलवेट्स। वेलवेट्स क्या होता है? वेलवेट्स जो होता है वो मखमल का एक कपड़ा होता है। तो यह जो है
बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करते थे और साथ ही साथ इंपोर्ट भी करते थे। एक्सपोर्ट ये सब कहाँ से करते थे? ये सब मुख्यतः 3 पोर्ट से करते थे। जो दीव का पोर्ट था वहाँ से, कोचीन का पोर्ट और क्यूलोन का पोर्ट। कोलोन का पोर्ट कहाँ पर है? क्यूलोन को देखो आज के समय में कोलम कहते हैं, जो केरला में है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पोर्ट थे जो उस वक्त के समय में वेस्टर्न सी कॉर्ड्स के लिए होते थे। इन सब पोर्टों से एक्सपोर्ट। कंट्रीब्यूशन आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिटरेचर में विजयनगर एम्पायर के द्वारा, उसके बारे में बताया गया है। उनके समय में देखिए 2 टेम्पल बनवाए गए थे जो आज के समय पे भी मौजूद है, और ये दोनों हम्पी में पाए जाते हैं। एक है हजारा रामास्वामी टेम्पल और दूसरा है विट्ठल स्वामी टेम्पल। हजारा रामास्वामी टेम्पल जो है ये राम मंदिर श्री राम को डेडिकेटेड है, और विट्ठल स्वामी टेम्पल जो है ये श्री कृष्ण लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। ये दोनों हम्पी में है। और इसके अलावा ब्रॉन्ज का स्टैच्यू जो कृष्णदेव राय का है, यह भी क्या है? यह भी बहुत ही ज़्यादा मास्टरपीस है जो उस के समय में बनाया गया था। और इसके अलावा उनके समय में बहुत सारे लेखक भी जो थे वह बहुत ज़्यादा उनको संरक्षण मिला। और इसके अलावा इनके समय में जो भाषाएं फली फूली वह थी संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, यह सब साहित्य क्या हुए उनके समय में विकसित हुए। सायना नाम के एक लेखक थे जिन्होंने बहुत सारे कमेंट्रीज किए हैं वेदास के ऊपर। और कृष्णदेव राय ने एक बुक लिखी है जो है अमुक्ता माल्यदा, जो तेलुगु में है। इसके अलावा इन्होंने 2 संस्कृत वर्क भी किए हैं, जिसमें एक है उषा परिणयम। परिणयम का मतलब क्या होता है? परिणयम का मतलब होता है मैरिज, शादी, उषा की शादी, उषा परिणयम। और दूसरा है जामवंती कल्याणम। तो यह कृष्णदेव राय के द्वारा दोनों संस्कृत वर्क किए गए थे, और एक तेलुगु वर्क किया गया था जिसका नाम था अमुक्ता माल्यदा। तो यह सब जो है लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन और आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूशन रहा विजयनगर एम्पायर का। यहाँ पे देखिए ये जो आपको मंदिर एक बार दिखाएगा, ये जो मंदिर ये है विट्ठल स्वामी टेम्पल। यह विट्ठल स्वामी टेम्पल जो है ये हम्पी में आपको मिलेगा। यह द्रविड़ा स्टाइल में बना हुआ टेम्पल है। तो यह आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में पूरी बातें बतलाई गई। अगर ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलेंगे आगे बामनी किंगडम के साथ में।